बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर नंबर 9 का एक अहम तरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। पौधों ने बीज क्यों बनाया और किन किन मराहिल के जरिए बनाया, इन सब डिटेल्स के लिए बोर्ड पे चलते हैं। ऑलराइट, द टॉपिक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। दिस इज एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले नंबर पे तो इसका मतलब समझ लेंगे ये है क्या, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। एवोल्यूशन इर्तिका का अमल। इसका मतलब ये है कि पहले वाले पौधे जितने भी हमने पढ़े, ब्रायोफाइट्स और अर्ली टेरिडोफाइट्स वगैरह, उनके पास बीज बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं थी और वो बीज नहीं बना सकते थे। स्पोर्स के जरिए और हेमिथेंजिया यानी कि आर्चिगोनिया और एंथेरिडिया के जरिए रिप्रोडक्शन का अमल करके तो लाइफ साइकिल्स को मुकम्मल कर रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे प्लांट्स ने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को पेनिट्रेट करना शुरू किया, यानी कि डिफरेंट हैबिटेट्स में जाना शुरू किया, साथ साथ उनको इस बात की जरूरत पेश आई कि अगर कहीं माहौल बदल जाए, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कंडीशंस चेंज हो जाएं, तो वहां पे भी गुजारा करना है, किस तरह से सर्वाइव करना है। इन एडाप्टेशंस में एक जबरदस्त किस्म की तब्दीली ये आई कि प्लांट्स ने स्पोर्स वगैरह की निस्बत एक ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना लिया, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सीड। ओके, सीड हैबिट का मतलब यह है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बियरिंग द सीड, ऐसी खसूसियत के पौधे बीज बनाना शुरू कर देते हैं, इस चीज को हम कहते हैं सीड हैबिट। ऑलराइट, डू नॉट कंफ्यूज दिस वर्ड विद हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे कोई भी जानदार रहता है, और हैबिट का मतलब यहां पे क्या है, खसूसियत, प्रॉपर्टी दैट इज एग्जिबिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ऑलराइट, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि द अर्ली ट्रेकियोफाइट्स यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स had no seeds. Alright, ब्रायोफाइट्स वगैरह के पास तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वहां पे सीड्स हों, लेकिन उसके साथ ही साथ जो ट्रेकियोफाइट्स हैं, इनमें भी जो आगाज वाले ग्रुप्स हमने पढ़े, उनमें हमें पता चला कि कोई सीड मौजूद नहीं है। जबकि लेटर ऑन आफ्टर द लाइकोप्सिडा हमें ये तब्दीलियां नजर आना शुरू हुई कि यहां पे कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं कि पौधे अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करनी शुरू कर चुके हुए हैं कि बीज बना लें। और ये सारे का सारा एवोल्यूशनरी अमल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर था, इसको 390 मिलियन साल लगे। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे। द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन changing the reproductive structures started 390 million years ago. Alright, ये तब्दीलियों का अमल 390 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। तो कब जाके ये प्रोबेबिलिटी या ये फॉसिल रिकॉर्ड हमें बता रहा है कि सीड्स बन चुके हुए हैं? The first complete seed was observed 365 million years ago. All right students, और इसके लिए एक नई टर्म मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज प्रो जिम्नोस्पर्म्स। ऑलराइट, आपकी बुक में ये टर्म मेंशन नहीं की हुई, इस वजह से इसको मैं नई टर्म कह रहा हूं कि ये बेसिकली वो प्लांट्स हैं कि जो डिवोनियन टाइम्स में मौजूद थे, और ये बताया जाता है कि ये प्रो जिम्नोस्पर्म्स है क्योंकि इनके अंदर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द सीड नजर आई। कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि प्लांट्स ने सीड्स बनाने शुरू किए, फिर उसकी कोई इमेच्योर फॉर्म बनाई और फिर उसके बाद सीड्स बनाने बंद कर दिए, यानी कि बाद वाले कुछ प्लांट्स में सीड्स बिल्कुल नजर नहीं आए। फिर उसके बाद आने वाली जनरेशंस में अचानक से फिर तब्दीलियां रूनुमा हुई और सीड्स बनना शुरू हुए, और तब जाके ये प्लांट्स जो लेट फर्न्स वगैरह के अंदर हम शामिल कर सकते हैं, इन पौधों में हमें सीड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आना शुरू हुए, जिनको हम अर्लीस्ट सीड्स कह सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि कब किस दौर में सीड्स नजर आना शुरू हुए, तो आप याद रखेंगे लेट
डिवोनियन टाइम्स। अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि डिवोनियन टाइम कौन सा वक्त है या कौन सा जमाना था। जमीन भी एवोल्यूशन का सफर तय कर रही है और अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म से लेके आज 2018 तक कॉम्प्लेक्स तरीन लाइफ फॉर्म्स हमें इस प्लेनेट के ऊपर नजर आ रही हैं और साइंटिस्ट का यह ख्याल है कि बहुत सारी स्पीशीज अभी भी डिस्कवर नहीं हो सकी। तो आप ये याद रखिएगा डिवोनियन टाइम्स वो वक्त हैं जब सारी जमीन के ऊपर फर्न्स का दौरा था और हायर प्लांट्स या बहुत ज्यादा एडवांस किस्म के वैस्कुलर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हमें नजर नहीं आते थे, लेकिन फर्न्स जो हैं वो दरख्तों के साइज के पौधे भी उस वक्त दुनिया के ऊपर मौजूद थे और इवन के जंगलात जो उस वक्त हमें एवोल्यूशन से या फॉसिल रिकॉर्ड से नजर आते हैं, पता चलता है कि फर्न्स ने उस वक्त जमीन का बेशतर हिस्सा कवर किया हुआ था, तो उस वक्त को हम कहते हैं डिवोनियन टाइम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ कुछ टर्म्स हैं जो मुसलसल इस टॉपिक में इस्तेमाल होंगी, इनकी डेफिनेशंस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं इन द शॉर्टेस्ट वर्ड्स ताकि आपको ये समझ भी आए और बाद में आप इसको आसानी से याद भी कर सकें। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज सीड। सीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज नोन एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ऑलराइट, स्पर्म्स और एग का जब कॉम्बिनेशन हो जाए, वो मिल जाए, तो वो जो एक डिप्लॉयड सेल बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट और इस अमल का नाम है फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, ओव्यूल क्या चीज है इसको भी लिख लेते हैं यहां पे। ओव्यूल इज integumented, indehiscent megasporangium। जी स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हमने ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी मेंशन की है। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा है इंटेग्यूमेंटेड। इंटेग्यूमेंट्स क्या होती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम या लेटर ऑन प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द सीड, इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। दूसरा लफ्ज जो हमने यहां पे मेंशन किया है इंडिहेसेंट, इसका ओरिजिन है डीहेसेंस। डीहेसेंस से क्या मुराद है कि कुछ ऐसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो मैच्योर होने के बाद प्लांट बॉडी को छोड़ जाएं। ऑलराइट, या फिर और आसान अगर मैं आपको इसके हवाले से बताऊं तो आप याद रखिएगा कि कुछ फलीदार पौधों में यह खसूसियत होती है कि जैसे ही उनकी फलियां पक जाएं तो उन्होंने चूंकि सीड्स का डिस्पर्सल करना होता है तो उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ओपनिंग्स बनती हैं या वो फलियां खुल जाती हैं, तो वो जो ओपन अप होने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं डीहेसेंस। ऑलराइट, तो यहां पे आप याद रखिएगा कि अगर मेगास्पोरेंजियम ओपन होने के काबिल नहीं है, डिटैच होने के काबिल नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं दिस इज इंडिहेसेंट। ना ये डिटैच होगा, ना इसको जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं वो ओपन अप होंगी और ना ही ये ओरिजिनल प्लांट बॉडी से अलहदा हो सकेगा। ऑलराइट, इस वजह से इसके साथ ये टर्म्स लिखी हुई हैं। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स में यहां पे इंटेग्यूमेंट्स के लिए भी मेंशन कर देता हूं। व्हाट आर इंटेग्यूमेंट्स? protective layers around megasporangium। ऑलराइट, और ये मेगास्पोरेंजियम क्या चीज है ये भी साथ ही जब हम पहला स्टेप देखेंगे एवोल्यूशन का, जिसमें सीड के प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सीड इवॉल्व हुआ है, तो उसमें मैं आपको बताता हूं मेगास्पोरेंजियम क्या चीज है। यहां पे स्टूडेंट्स एक टर्म जो यहां पे भी और आने वाले 2 लाइफ साइकिल्स में रिपीट होगी, दिस इज स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। चूंकि हम सीड की एवोल्यूशन के सारे स्टेप्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें ये भी पता होना चाहिए स्पर्मेटोफाइट्स क्या हैं, वो पौधे जिनमें सीड पैदा करने की सलाहियत आ चुकी हुई है। ऑलराइट, दीज आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्म सीड के लिए टर्म यूज होती है, बीज के लिए, और फाइट वो पौधे जो बीज पैदा कर सकते हैं। ऑलराइट, दे आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आगे हमें यह पता चलता है आपकी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो किए गए एवोल्यूशनरी दौर में कि जिनके जरिए बीज बनता हुआ नजर आ रहा है कि कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर। इन सब तब्दीलियों को हम एनलिस्ट करते हैं और फिर इसके साथ ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी।
जी स्टूडेंट्स, अब ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है एवोल्यूशन, ये इसका तो मतलब वो ये इर्तिका, वक्त के साथ साथ तब्दील होते चले जाना। लेकिन आगे जो मैंने लफ्ज लिखा है ये आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इससे रिलेटेड दोनों अल्फाज हैं हमारे पास। एक प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज होमोस्पोरी, एंड व्हाट इज होमोस्पोरी? प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर स्पोर्स। ऑलराइट, इसको अगर हम एक और तरह से डिफाइन करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स ऑफ वन काइंड। ऑलराइट, दिस इज नोन एज होमोस्पोरी। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है कि वो पौधे जो अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स हैं उनके अंदर जितने भी स्पोर्स पैदा हो रहे थे वो सबके सब एक ही जैसे होते थे मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन जैसे ही जमीन के ऊपर गिरते थे तो कुछ स्पोर से मेल गेमेटोफाइट पैदा हो जाता था और कुछ स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट्स पैदा हो जाते थे। ऑलराइट, और इवन के कुछ पौधे ऐसे भी कि जिनके ऊपर ही बायसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक साथ पैदा होते थे। एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया सेम प्लांट बॉडी के ऊपर डेवलप हो जाते थे। ऑलराइट, ये प्रॉपर्टीज किन पौधों में है? देयर वर होमोस्पोरस, जिनके अंदर स्पोर्स एक ही तरह के पैदा हो रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अप टू टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस कंडीशन रही, लेकिन उनके बाद तब्दीली आई, और वो तब्दीली क्या थी? हेट्रोस्पोरी। And what is heterospory? Two different types of spores. Microspores and megaspores. Alright students. So heterospory is what? Production of two types of spores. प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्पोर्स। हेट्रो मींस डिफरेंट, ओके, और स्पोर्स तो स्पोर्स ही हैं। इसका मतलब ये है कि दो मुख्तलिफ इकसाम के स्पोर्स पैदा हो रहे हैं, एक जिनका साइज छोटा है दे आर माइक्रोस्पोर्स और एक जिनका साइज बड़ा है दे आर नोन एज मेगास्पोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, इनको याद रखने के लिए मैं एक सीक्वेंस यहां पे लिख रहा हूं जो आप लोग अपनी बुक्स पे जरूर नोट कर लीजिएगा। दिस इज व्हाट माइक्रोस्पोर्स का ओरिजिन क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स। ऑलराइट, वो पत्ते के जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स पैदा करने वाले स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, इनके ऊपर ग्रो करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ऑलराइट, माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर ग्रो करेंगे माइक्रोस्पोर्स। ऑलराइट, और फिर इन माइक्रोस्पोर्स से बनेंगे माइक्रोगेमिटोफाइट्स, और माइक्रोगेमिटोफाइट्स प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स और एंथीरोजॉइड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। फिर उसके साथ अगर मेगास्पोर का सीक्वेंस याद रखें, मेगा स्पोरोफिल्स, ऑन देम मेगास्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर, मेगास्पोर से बनेगा मेगागेमिटोफाइट। ऑलराइट, और मेगागेमिटोफाइट के अंदर डेवलप होगा एक एग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये याद रखिएगा कि असल में इन सीक्वेंसेस को मेंशन करने का मकसद क्या है, ताकि आप ये याद रखें कि एवोल्यूशन ऑफ सीड का ताल्लुक भी असल में लाइफ साइकिल्स के डिप्लोहैप्लॉन्टिक होने के साथ है। ऑलराइट, इसका क्या मतलब है कि एक तरफ स्पोरोफाइट जनरेशन, दूसरी तरफ गेमिटोफाइट जनरेशन है। तो ये जो स्पोरोफिल्स या स्पोरेंजिया की टर्म्स यूज हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि दीज स्ट्रक्चर्स बिलोंग टू द स्पोरोफाइट जनरेशन। ऑलराइट, और फिर उसके बाद जो गेमिटोफाइट्स की टर्म्स हम यूज कर रहे हैं दैट बिलोंग टू द गेमिटोफाइट जनरेशन। फिर जैसे इनके गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो साथ ही अगली स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज हो जाएगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाले सीक्वेंसेस आप याद रखिएगा कि हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी वगैरह ये किस तरह से रिलेट कर रहे हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, कि जैसे जैसे प्लांट्स होमोस्पोरी से हेट्रोस्पोरी की तरफ आए हैं तो साथ ही हमें यह पता चला है कि इट वाज अ स्टेप दैट वाज रिलेटेड टुवर्ड्स the development of the reproductive structures which later on modified the formation of reproductive structures into the seed habit.
ऑलराइट। फिर इसके साथ अगली चीज अगर हम मेंशन करें तो दैट इज पॉइंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ योर बुक, रिटेंशन एंड germination of megaspore within megasporangium. दिस इज पॉइंट नंबर 2। आपकी बुक के सीक्वेंस को स्टूडेंट्स में फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको याद रखने में और लिखने में आसानी रहे। ऑलराइट, इस पोर्शन को आप डिवाइड करेंगे 3 बेसिक स्टेप्स के अंदर, जिनको मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं कि मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम के अंदर रखा गया, लेकिन यह भी एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के जरिए हुआ। सबसे पहले नंबर पे जिन प्लांट्स को आप जानते हैं उनके मुतालिक मैं एक चीज लिख रहा हूं, शेड मेगास्पोर immediately, all right, do not shed megaspore immediately, and third one is never shed megaspore or retain permanently. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये 3 चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं। सबसे पहले नंबर पे वो पौधे जिनके अंदर मेगास्पोर्स बनते थे, तो जैसे ही वो मैच्योर होते थे उसके साथ ही उनको अलहदा कर दिया जाता था। मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर अगर मेगास्पोरेंजिया मौजूद हुआ करते थे तो क्या किया जाता था कि मेगास्पोर्स फौरन उनसे अलहदा हो जाते थे और जमीन पे गिरते थे और फिर आगे जर्मिनेशन का प्रोसेस और गेमेटोफाइट जनरेशन। ऑलराइट, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी तब्दीली हुई, प्लांट्स थोड़े से एडवांस हुए, तो ये पता चला कि इनको थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है, लेकिन लेटर ऑन इनको बाद में अलहदा कर दिया जाएगा। इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल मेंशन की हुई है, स्लेजिनेला, जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं यहां पे जरूर लिख रहा हूं स्लेजिनेला। ऑलराइट, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स जिनको हम अभी भी देखते हैं स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स वगैरह के अंदर, कि जो अपने मेगास्पोर को कभी भी गिराते ही नहीं है, डिटैच ही नहीं होने देते और संभाल के रख लेते हैं। ऑलराइट, और साथ ही उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। फिर क्या होता है, ये यहीं पे जर्मिनेट भी कर जाता है। ऑलराइट, जर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि मेगास्पोर अपनी ग्रोथ शो करेगा और उस ग्रोथ के दौरान इसमें से एक और नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक और द गेमेटोफाइट। After germination, megaspore grow into female gametophyte, and this female gametophyte can also be termed as embryo sac. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चूंकि थोड़ी सी एडवांसमेंट आपको नजर आना शुरू हुई कि अब हम स्पोरेंजिया वगैरह या स्पोरोफाइट से एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि यहां पे हम एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है कि कहीं जो एडवर्स कंडीशन या माहौलियाती तब्दीलियां हैं एवोल्यूशन के दौर के दौरान जो तब्दीलियां आ रही हैं वो कहीं इनको मुतासिर ना कर दें। ऑलराइट, तो इसकी वजह से इनकी हिफाजत करना जरूरी है, और हिफाजत के लिए जो एक्सटर्नल लेयर्स बन रही हैं दे आर इंटेगुमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, इसको मैं एक ही वर्ड की हेडिंग दे रहा हूं, इंटेगुमेंटेशन। नाउ व्हाट इज इंटेगुमेंटेशन? Formation of protective layers around megasporangium. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर्स आ कहां से रही हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि these protective layers they came from
vegetative branches of main plant body। अब इसका क्या मतलब है कि जहां पे मेगास्पोरेंजियम को रिटेन किया जा रहा है उसके साथ ही एक्स्ट्रा ब्रांचेस ग्रो करके आएंगी जो मेन प्लांट बॉडी से ग्रो कर रही हैं, और उन लेयर्स की वजह से इस मेगास्पोरेंजियम को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। ऑलराइट, और इस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का फायदा क्या हो रहा है कि नाउ दिस स्ट्रक्चर हैज बीन मॉडिफाइड इनटू द ओव्यूल, क्योंकि हमने ओव्यूल के लिए एक डेफिनेशन लिखी थी इंटेगुमेंटेड, तो इंटेगुमेंट्स बन चुकी हुई हैं। इन डीहेसेंट, अब ये यहां से अलहदा भी नहीं हो सकता। एंड एक्चुअली ये है क्या चीज? मेगास्पोरेंजियम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब ये है कि इंटेगुमेंटेशन की वजह से जो मेगास्पोरेंजियम है वो मॉडिफाई हो चुका है इनटू अ न्यू स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज ओव्यूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ हम एक और स्टेप जो एवोल्यूशन के दौरान वकू पजीर हुआ उसको मेंशन करते हैं, एंड दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट चेंज इज reduction into one functional megaspore per sporangium, that is actually megasporangium. Alright students, अब इसके लिए मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं आसान सा इसी हेडिंग के नीचे, ताकि आपको याद रखने में मजीद आसानी हो जाए। दिस इज व्हाट विदिन द मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल इज प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, अब इस मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स पैदा किए जाते हैं। 1 2 3 4। ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि अगर एक सेल से 4 पैदा हो रहे हैं तो कौन सी सेल डिवीजन है यहां पे? दिस इज मियोसिस। तो साथ ही क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, दीज आर द मेगास्पोर्स, और इन्हीं मेगास्पोर से फर्दर क्या प्रोड्यूस होना है? मेगागेमीटोफाइट। तो मेगागेमीटोफाइट असल में क्या है? दैट इज द फीमेल गेमीटोफाइट। तो ये भी चीज हम यहां पे लिख लेते हैं, दीज आर मेगास्पोर्स। Alright, and from these megaspores, megagametophyte will be produced. And that megagametophyte is female gametophyte. Alright students, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 अलहदा अलहदा गेमीटोफाइट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो यहां पे तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर द फूड एंड स्पेस। जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं मेगास्पोरेंजियम की वॉल्स को डैमेज ना कर दें। तो इस वजह से क्या किया गया? एवोल्यूशन के अमल के दौरान एक मेगास्पोर को तो फंक्शनल किया गया और बाकी सबको रिड्यूस कर दिया गया या अबॉर्ट कर दिया गया, उनकी ग्रोथ को कम किया, और इसकी वजह से अब सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर मौजूद है जिससे फर्दर मेगागेमीटोफाइट या फीमेल गेमीटोफाइट प्रोड्यूस होगा। तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में देखें तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि एक मेगास्पोर तो फंक्शनल है और बाकी तीनों जो हैं दे हैव बीन रिड्यूस्ड। ऑलराइट, तो ये जो रिड्यूस्ड हैं अब ये कहीं भी फर्दर गेमीटोफाइट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही मेगास्पोर से गेमीटोफाइट पैदा किया जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। जी स्टूडेंट्स, अब ये बात भी याद रखिएगा, अभी पिछले एक स्टेप के अंदर मैं आपको बता के आया हूं कि एम्ब्रियो सैक असल में क्या है? द गेमीटोफाइट। इसका मतलब यह है कि मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गेमीटोफाइट बनेगा, एंड फीमेल गेमीटोफाइट इज द एम्ब्रियो सैक। ऑलराइट, ये चीज मैं यहां पे एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मेगास्पोर germinate
to form female gametophyte और इसको यहीं पे रोक देते हैं, फीमेल gametophyte is the embryo sac. Alright students, फिर इसके साथ ही साथ इन्हीं तब्दीलियों में एक जबरदस्त किस्म की तब्दीली नजर आ रही है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनहांस कर रही है, और वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टल एंड development of distal end or modification of distal end for pollen capture. इसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि इस मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आ रही है? ये सारी पिछली तमाम तब्दीलियां जो हम अभी तक ऑब्जर्व करके आए हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के अंदर, दे वर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर फीमेल गेमीट भी मौजूद होगा, एंड दैट इज द एग। तो इसका मतलब ये है एग अकेला खुद ब खुद इस पूरे सेक्सुअल फेज में से अगली स्पोरोफाइट जनरेशन को पैदा नहीं कर सकेगा, तो उसको किस चीज की जरूरत होगी? स्पर्म्स आए और उसके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें। तो इसके लिए क्या किया गया? तब्दीलियां रूनुमा की गई इस पूरे एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के अंदर। उसकी वॉल्स जो ऊपर की तरफ को ग्रो करके जा रही थी वो बिल्कुल टिप के या एपेक्स के करीब पहुंच के अंदर की जानिब को बेंड हो गई, और जैसे ही बेंड हुई तो वहां पे एक छोटा सा अपर्चर या रास्ता रह गया जहां से बाद में पोलन ट्यूब आराम से एंटर होकर अंदर आए, और अंदर आते ही वहां पे स्पर्म न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज करे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। ऑलराइट, अब यहां पे स्टूडेंट्स एक वर्ड मेंशन किया गया है, डिस्टल। ओके, इसका मतलब भी समझ लें कि अगर लेट्स से कोई भी स्ट्रक्चर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो जिस ओरिजिन से वो शुरू होगा उसके करीब वाला हिस्सा उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, ओके, और उससे दूर वाले हिस्से को हम कहते हैं डिस्टल। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये समझें कि किसी भी प्लांट के अंदर जो मेगास्पोर जिससे फीमेल गेमेटोफाइट बना और बाद में एग डेवलप हो गया, इफ एग इज प्रेजेंट एट द बेस, ओके, तो वो वाली साइड प्रॉक्सिमल साइड कहलाएगी, और उसके ऑपोजिट साइड जहां पे एक छोटी सी ओपनिंग हमें नजर आ रही है जो फ्यूचर में माइक्रोपाइल का स्ट्रक्चर बन गया, इस साइड को हम कहते हैं दिस इज द डिस्टल एंड। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। बाद में इसमें और मॉडिफिकेशंस आई, और पोलन ग्रेन जो है ये क्या चीज है जिसको इसने कैप्चर करना था? पोलन इज माइक्रो गेमेटोफाइट। ऑलराइट, which contain sperms, or we can say the male gametes. Alright students, अब ये है modification of distal end। इसका मतलब ये है कि ये सब तब्दीलियां रूनुमा होने का मकसद क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे गिरते हैं वहां से पोलन ट्यूब बनना शुरू हो और स्पर्म न्यूक्लियस को एग तक पहुंचाया जाए ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो। इस प्रोसेस के लिहाज से, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के लिहाज से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन मुकम्मल होते साथ ही इंटेगुमेंट्स जो हैं उनको और ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा, और वो इंटेगुमेंट्स जो अभी तक मेगास्पोरेंजियम की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही थी, असल में अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी इनटू टेस्टा, एंड टेस्टा इज द सीड कोट। ऑलराइट, जो अंदर सीड मौजूद है उसके पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा। इनमें एक तो पिछली जनरेशन के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एक इसके पास मौजूदा जनरेशन का कंपोनेंट मौजूद है, और फिर उसके साथ ही साथ अगली जनरेशन जो स्पोरोफाइट जनरेशन बननी है उसके कंपोनेंट्स भी इसके पास मौजूद होंगे। तो अब ये सीड विद इट्स इंटेगुमेंट्स, विद इट्स एंडोस्पर्म या न्यूसेलस वाला टिश्यू जो है, और फिर उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो एम्ब्रियो है विच हैज द एबिलिटी टू जर्मिनेट, जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो साथ ही ये जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा, और अब जो प्लांट इसमें से निकल रहा है दिस इज द स्पोरोफाइट प्लांट। ऑलराइट,
तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि असल में यहाँ पे गेमेटोफाइट जनरेशन इतनी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी हुई है कि प्रोमिनेंटली हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो सीड इटसेल्फ जो है वो 3 जनरेशंस का कैरियर है, वन ऑफ इट्स प्रीवियस जनरेशन, वन ऑफ इट्स करंट जनरेशन एंड वन ऑफ इट्स फ्यूचर स्पोरोफाइट जनरेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा कि सीड का बन जाना हमारे इर्द गिर्द के प्लांट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है, बहुत जबरदस्त किस्म की एक एवोल्यूशनरी चेंज थी, जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द मौजूद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स इतने ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में, एक तरफ तो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के ऊपर और दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ग्रो करने के काबिल हैं। तो वो सीड्स की वजह से हैं। सीड्स अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजारने में मददगार होते हैं। अगर ये सीड्स मौजूद ना होते तो इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द ये जो प्रोड्यूसर्स की जबरदस्त खूबसूरत नेचर हमें नजर आती है, शायद हम इससे भी महरूम होते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट